बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 और इसका लेक्चर नंबर 3 है जो कि है एनालाइजिंग डीएनए के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर क्लोनिंग ऑफ अ जीन का टॉपिक पढ़ा। उसके अंदर हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को स्टडी किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है जो कि एनालाइजिंग डीएनए के हवाले से है कि हम डीएनए को एनालाइज करते क्यों हैं, डीएनए की स्टडी करते क्यों हैं और इसके पर्पसेस कौन कौन से हैं, इनके इस डीएनए को एनालाइज करने के मकासद कौन कौन से हैं और फिर हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किस प्रोसीजर के ज़रिए हम किसी भी शख्स के जीनोम को, किसी भी शख्स के डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके पर्पसेस को एनलिस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। फर्स्ट पर्पस है टू डायग्नोज द वायरल इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड कैंसर। तो किसी भी शख्स के अंदर किसी भी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ हो तो उसका भी डीएनए का एनालिसिस करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती हैं, तो उनका पता चलाने के लिए हम डीएनए को एनालाइज करते हैं और कैंसर की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हम डीएनए को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यूज़ है डीएनए को एनालाइज करने का, जो मकसद है वो ये है कि अगर कोई क्रिमिनल कोई भी जुर्म करता है तो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर हम डीएनए को एनालाइज करने के बाद हम ये पता चला लेते हैं कि क्या ये जो क्रिमिनल है इसने वो जुर्म किया है या सिर्फ इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम उसके डीएनए को स्टडी करने के बाद पता चला सकते हैं। नॉर्मली क्योंकि अब आबादी बढ़ती जा रही है और बच्चों की पैदाइश जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। हॉस्पिटल के अंदर बच्चे पैदा होने के बाद उनको नर्सरीज़ के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो जन्म लेते हैं कि कुछ बच्चों के लिए वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा मेरा है, कोई दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं नहीं ये बच्चा हमारा है। तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए हम वो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उनके डीएनए को एनालाइज करते हैं जिससे किसी भी बच्चे की पेरेंटेज के हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और उस केस को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि डीएनए के एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम डीएनए को एनालाइज करते हैं और उससे इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी शख्स का डीएनए एनालाइज करना हो हम उसका जीनोम जो है, जीनोम मीन्स कि उसका जो डीएनए है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि जब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम ये होता है कि ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है। तो जब ये जीनोम को, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्पेसिफिक साइट से, जिनको हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम दिया था, वहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास डीएनए के डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हासिल होंगे। तो ये जो डीएनए के डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम RFLPs का नाम देते हैं। RFLPs मीन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जिनकी लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है कि किसी की लेंथ छोटी होगी,
किसी का साइज़ बड़ा होगा, और ये ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने के बाद हासिल किया गया, तो इस वजह से इनको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। जब हमें इस जीनोम के मुख्तलिफ साइज़ के टुकड़े मिल जाते हैं तो फिर हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ उन टुकड़ों को अलहदा करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक छोटी सी डायग्राम मैंने यहाँ पे शो की हुई है। ये एक जेल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह की एक मशीन होती है। इसके अंदर हम उस शख्स का, जिस शख्स का डीएनए के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने के बाद RFLPs जो हैं वो हासिल किए थे, उसके डीएनए को यहाँ पे मौजूद जो छोटे छोटे गड़े होते हैं वहाँ पे डाल देते हैं। जब यहाँ पे हम उनके डीएनए को डालते हैं तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक सिरे पे, जिस तरफ से हम डीएनए डालते हैं उस सिरे पे चार्ज होता है नेगेटिव, और दूसरा साइड जो है वो पॉजिटिव होती है। तो डीएनए के ऊपर जैसे आके आपको पता है कि चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये डीएनए यहाँ पे डाला गया तो वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज था, और इसके इस पोल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो डीएनए के टुकड़े एक ही जगह पे डाले गए थे वो कुछ देर के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा मूव करेगा, जिसका साइज़ कम होगा वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए के मुख्तलिफ साइज़ के जो बैंड्स हैं, वो मुख्तलिफ साइज़ के जो बैंड्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। अब ये डीएनए के बैंड्स हैं, ये हमें नज़र नहीं आते हैं क्योंकि डीएनए बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है और ये हमें नज़र नहीं आता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम प्रोब का सहारा लेते हैं। प्रोब को हम एज ए जेनेटिक मार्कर यूज़ करते हैं। जब हम इसके ऊपर प्रोब डालेंगे और उस प्रोब की वजह से हम उस एक्सरे फिल्म के ऊपर जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हासिल करते हैं, उसके ऊपर हम एक इमेज हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि फलां बैंड किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है और कितने साइज़ के बैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरीके से हम डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे एक जो डायग्राम बनाई है, इससे मैं एक एग्जांपल के साथ इसको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ किया किसी भी जगह पे एक जुर्म हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, और उस जगह से हमें जो डीएनए मिला है वो किसी भी शख्स का है और हमें नहीं पता है कि वो शख्स कौन है। तो हमने उस शख्स के डीएनए को लिया और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने के बाद ये तमाम प्रोसीजर्स के साथ हमने उसके इन बैंड्स को यहाँ पे अलहदा कर लिया। अब वो शख्स था ए, और अभी हमें पता नहीं कि ये ए कौन है। अब इस ए के बारे में नहीं पता कि ये जुर्म किसने किया। अब हमारा जो शक है वो फ़र्ज़ के दो लोगों पे गया है, एक है बी और एक है सी। हम बी का डीएनए ले लेते हैं और सी का भी डीएनए ले लेते हैं, और इसी सेम प्रोसीजर के थ्रू इनके डीएनए के मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं और उनको भी उसी जेल के ऊपर रन कर देते हैं। अब जिसने वो जुर्म किया होगा, यानी जिसका ये डीएनए था, उसके जो डीएनए के जो साइज़ हैं, डीएनए के जो बैंड्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का ये बैंड बी में भी मौजूद है। ये ए के तमाम बैंड्स जो हैं इसी साइज़ के, ये आपको बी के अंदर नज़र आ रहे हैं। सी के अंदर जो बैंड साइज़ है वो ए से डिफरेंट है। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जुर्म है, जो जिस क्रिमिनल का हमने ये डीएनए लिया था वो बी है, सी नहीं है। तो ये जो बी वाला इंडिविजुअल है उसने ये क्राइम किया था, सी वाले ने नहीं किया था। तो इस तरीके से हम ये क्रिमिनल्स का भी पता चला सकते हैं डीएनए को एनालाइज करने के बाद। और ये अगर किसी भी बच्चे की पेरेंटेज मालूम करनी हो कि ये बच्चा किन पेरेंट्स का है, तो फिर भी हम डीएनए को एनालाइज करने के बाद फिंगर प्रिंटिंग के ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा
किन वालिदैन का है। तो और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो जेनेटिक बेस्ड होते हैं, जिनका हल जो है वो हम डीएनए को एनालाइज करने के बाद निकाल सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर एनालाइजिंग डीएनए के हवाले से। इधर हमने बात की कि हम डीएनए को एनालाइज क्यों करते हैं और इसका प्रोसीजर को हमने शॉर्टकट वे में हम लोगों ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। यहाँ तक अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।